अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब आज हम एक और बहुत ही कॉमन कंडीशन जो कि हमला औरतें फ़ेस करती हैं उसके बारे में डिस्कस करने लगे हैं, और वो है एनीमिया। एनीमिया का मतलब है कि जिस्म में रेड ब्लड सेल्स की कमी। अब आपको तो मालूम ही है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ऑक्सीजन को लेकर जाने में जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, यानी कि वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं पूरी बॉडी में। अगर आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम होंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। सेम वे यही रेड ब्लड सेल्स जो हैं ऑक्सीजन बच्चे में भी लेकर जाते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर बच्चे के अंदर भी उसकी कमी होगी तो वहाँ पे भी उसकी ग्रोथ भी कम होगी। तो इसलिए हम एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी समझते हैं कि माँ भी हेल्दी हो। और माँ हेल्दी कौन सी होती है कि जिसके अंदर एनीमिया ना हो। तो एनीमिया, अब आप पूछेंगे कि ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये क्या होते हैं और ये मतलब किस तरह से इनके अंदर कमी आ जाती है। तो इसके बहुत से कॉजेज़ हो सकते हैं। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट कॉज है वो ये होता है कि रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए आपकी बॉडी को आयरन स्टोर्स की ज़रूरत होती है। आपकी बॉडी के अंदर बहुत से आयरन स्टोर्स होते हैं जिसमें से आयरन जो है थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल होता रहता है और रेड ब्लड सेल्स बनते रहते हैं। अगर आपकी बॉडी में रेड ब्लड आयरन स्टोर्स की कमी है तो आपके रेड ब्लड सेल्स बनना कम हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपकी बॉडी ज़्यादा अमाउंट में लॉस कर रही है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स को लूज़ कर रही है, जैसे कि अगर आपको कोई ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ख़वातीन जिनको हर महीने बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स आते हैं, उनमें भी चांस होता है कि वो एनीमिया डेवलप कर लेंगी। बल्कि बहुत सी हमारे मुल्क में तो 90% औरतें जिनको हैवी पीरियड्स आते हैं वो एनीमिक होती हैं, क्योंकि वो कोप अप नहीं कर पाती, वो अपना आयरन स्टोर रिप्लेनिश नहीं कर पाती। तो या फिर बॉडी की जो कैपेसिटी है रेड सेल बनाने की वो उससे कम होती है जितना ब्लड लॉस वो कर रही होती हैं। फिर होता है कि बॉडी अनेबल हो किसी वजह से रेड सेल बनाने के, वो भी मुख्तलिफ डेफिशिएंसीज़ की वजह से हो सकता है। यही बेसिक चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एनीमिया डेवलप होता है। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप आयरन लेती हैं लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और जो है इसलिए एनीमिया डेवलप हो जाता है, या बाज़ दफ़ा आप आयरन लेती भी हैं लेकिन उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होती तो एनीमिया डेवलप हो जाता है। तो अब आप पूछेंगी कि आखिर आपको ख़ुद से कैसे पता चलेगा कि आपको एनीमिया है या नहीं है। आमतौर पर वो ख़वातीन जो कि हमल के साथ या फिर बग़ैर हमल के भी अगर उनको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हों, बहुत थकावट महसूस होती हो, थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ने से या थोड़ा सा काम करने से उनको पैल्पिटेशन होना शुरू हो जाती हों और उनको लगता हो कि वो बहुत टायर्ड हैं, हर वक्त उनका दिल चाहता है रेस्ट करने को, तो उनको चाहिए कि वो अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएं। बहुत औक़ात कुछ लोगों को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं जिसे वो भी हो जाता है, यानी कि उनका दिल चाहता है कि वो कंटिन्यूस टांग हिलाते रहें, तो इसको रेस्टलेस लेग कहते हैं। तो बाज़ दफ़ा एनीमिया की सिम्टम ये भी होते हैं। आपको अपना जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत पेल लगेगा, आपकी आँखों के जो कंजक्टिवा हैं यानी कि ये जो आँखों की म्यूकस मेम्ब्रेन है ये भी आपको बहुत सफ़ेद लगेगी। उसके अलावा अगर आप दिन के वक्त शीशे में अपनी ज़बान बाहर निकाल कर देखें तो आपको लगेगा कि आपकी ज़बान भी सफ़ेद है इंस्टेड ऑफ बिल्कुल ब्राइट रेड होने के। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। बाज़ दफ़ा आपको ये भी लगेगा कि जैसे आपके नाखून जो हैं उनके ऊपर थोड़ा सा अंदर की तरफ डिम्पल आ रहे हैं, या उनके ऊपर रिजेस बन रही हैं, या उनके ऊपर स्पॉट्स आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपनी डॉक्टर को फ़ौरन बताएं, तो वो आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या आपके अंदर आयरन की कमी तो नहीं। तो बेसिकली आपकी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनका काम है कि वो इस चीज़ पे नज़र रखें कि आप प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया तो डेवलप नहीं कर रही, क्योंकि जैसे जैसे आप एनीमिया डेवलप करती हैं वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं।
अगर आप एनीमिक होंगी तो आपके बच्चे की ग्रोथ भी कम होगी। अगर बच्चे की ग्रोथ कम होगी तो चांस होगा कि वो अर्ली डिलीवर हो जाए। अगर अर्ली डिलीवरी होगी तो ज़ाहिर बात है कि ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है कि बच्चा टाइम से पहले डिलीवर हो गया, हॉस्पिटल एडमिशन और हॉस्पिटल स्टे या वेंटिलेटर, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाएंगी। तो इसीलिए ये जो बहुत छोटी सी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एनीमिया डेवलप ही ना होने दिया जाए। तो जब आप अपनी किसी भी कंसल्टेंट के पास बुकिंग के लिए जाएंगी तो वो सबसे पहले आपको कहेंगी कि आप जो है अपना CBC करवा के लाएं। वो आपका एक बेसलाइन CBC होगा जिससे हमें पता चलेगा कि इस वक्त आपकी बॉडी में इतना हीमोग्लोबिन है। अगर आपका हीमोग्लोबिन स्टार्ट से ही कम है तो आपकी डॉक्टर्स जो हैं वो फ़ौरन ही आपको आयरन शुरू करवा देंगी। फिर वो मिडिल पार्ट में या चंद महीने के बाद आपका आयरन लेवल या हीमोग्लोबिन लेवल दोबारा चेक करवाएंगी। अगर ये बढ़ नहीं रहा तो ऑफ कोर्स फिर वो सोचेंगी कि आखिर इस्तेमाल यानी कि आयरन टैबलेट के इस्तेमाल के बावजूद इनका आयरन क्यों नहीं बढ़ रहा। तो उसकी भी बहुत सी वजह हो सकती हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप आयरन ले रही हैं लेकिन आपकी हीमोग्लोबिन फिर भी नहीं बढ़ रही तो उसकी दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वजूहात हैं। एक कि आपका आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। वो किस वजह से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा? वो इस वजह से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा कि मुमकिन है आपके स्टमक में जो कंडीशंस हैं उसके एब्जॉर्प्शन की वो फुलफ़िल ना हो रही हों या वो उतनी वैसे नहीं है, ऑप्टिमल नहीं है जितनी होनी चाहिए। जैसे कि आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है कि विटामिन C मौजूद हो। विटामिन C या एस्कॉर्बिक एसिड वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो अगर आप आयरन खा रही हैं लेकिन फिर भी वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो आप सबसे पहले ये ट्राई करें कि आप विटामिन C के साथ उसको लेना शुरू कर दें। विटामिन C बहुत सी चीज़ों में मौजूद है, नेचुरली बहुत ज़्यादा फ्रूट्स के अंदर मौजूद होती है। जैसे ऑरेंज जूस है तो आप अपनी विटामिन C की टैबलेट सुबह सुबह ऑरेंज जूस के साथ खाना शुरू कर दें ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। कोशिश करें कि चाय और कैफीन से रिलेटेड कोई चीज़ भी उसके साथ आप इस्तेमाल ना करें जिस वक्त आप आयरन टैबलेट ले रही हों। फिर क्या होता है कि बाज़ दफ़ा आप आयरन ले रही हैं लेकिन मुमकिन है उसकी अमाउंट इनफ नहीं है या उसकी अमाउंट उस अमाउंट से कम है जितनी आपकी बॉडी को चाहिए। तो आपकी डॉक्टर जो है उस सूरत में आपका सीरम फेरेटिन चेक करवा कर देखेंगी। सीरम फेरेटिन एक्चुअली शो करता है कि आपकी बॉडी में आयरन स्टोर्स कितने हैं। तो अगर आपके सीरम फेरेटिन लो है तो आपकी डॉक्टर एडवाइस करेंगी कि आप इंजेक्टेबल आयरन ले लें। इंजेक्टेबल आयरन से मुराद है कि आपको इंजेक्शन की फॉर्म में आयरन लगेगा। तो आपको IV इंजेक्शन की फॉर्म में आयरन लगा दिया जाएगा। वो सबसे क्विकेस्ट तरीका है आयरन रिप्लेस करने का। अगर आप प्रेगनेंसी में बहुत लेट स्टेज में हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 38-39 वीक्स पे पहुंच गई हैं और उस वक्त आपके डॉक्टर्स डायग्नोस करते हैं कि आप बहुत सीवियरली एनीमिक हैं या आपने अपनी प्रेगनेंसी केयर शुरू से नहीं कराई या आपने अपनी हीमोग्लोबिन चेक नहीं कराई थी और आप उसको लास्ट उसमें मंथ में चेक कराती हैं, तो उस वक्त अगर हम आपको सिर्फ ये सोचें कि आप आयरन से ही आपका पूरा पड़ जाएगा और अगर आपकी हीमोग्लोबिन बहुत कम है, सपोजिंगली 7 है या उससे कम है, तो फिर हम उसको खाली आयरन देने से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। उस सूरत में मुमकिन है आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ जाए। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि आपको ब्लड लगाना, तो ब्लड लगाना जो है वो किसी भी तरीके से मतलब बेहतर नहीं है। यह लास्ट रिज़ॉर्ट के तौर पे यूज़ होता है क्योंकि जब हम ब्लड लगाते हैं उसके रिएक्शंस भी हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा ब्लड लगाने से कोई ऐसी अननोन बीमारियां जिनका हमें अभी पता नहीं है वो भी ट्रांसमिट हो सकती हैं। कोई अब चीज़ आएगा कि मतलब वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम कहें कि ये एक प्रेफरेबल तरीका है, क्योंकि मैंने बहुत सी अपनी पेशेंट्स को देखा है कि मैं उनको जब कहती हूँ कि आप ये आयरन लें या आपकी हीमोग्लोबिन कम है तो हम इसको बिल्ड करते हैं आपकी डिलीवरी के टाइम से पहले, तो वो कह देती हैं तो डॉक्टर साहब कोई नहीं, आप आयरन मुझे ब्लड लगा दें तो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँगी। हाँ, आप जल्दी से तो ठीक हो जाएंगी ब्लड लगाने से, लेकिन वो कोई बेहतर या प्रेफरेबल तरीका नहीं है।
अगर पॉसिबल है, यानी कि अगर हमारे पास 4 हफ्ते का मार्जिन मौजूद है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको इंट्रावेनस आयरन यानी कि इंजेक्शन की फॉर्म में आयरन लगा के आपकी हीमोग्लोबिन को बिल्टअप कर लें। लेकिन अगर आप लेबर में आई हैं या आपका पेन शुरू हो गए हैं, हीमोग्लोबिन लो है, उस सूरत में तो ऑब्वियसली फिर हमें ब्लड लगाना पड़ेगा। शुक्रिया।